Hello students, welcome to second part of diffraction of light fundamentals. पिछली क्लास में हमने समझा, जाना और मान भी लिया कि लाइट में डिफ्रैक्शन होता है. लाइट वेव है और लाइट में डिफ्रैक्शन होता है. और जब लाइट में डिफ्रैक्शन होता है तो हमने पाया कि इसमें क्या हो रहा है, बेंडिंग ऑफ लाइट इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन और presence of alternate bright and dark bands in the region outside geometrical shadow. तो पिछले डिस्कशन से ये बात समझ में आई कि बेंडिंग ऑफ लाइट कोई नई चीज नहीं है या कोई अनएक्सपेक्टेड फिनोमेना नहीं है, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड इन द ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन यही सरप्राइजिंग है. और हम चाहते हैं कि हम इसे ही इन्वेस्टिगेट करें कि आखिर ये क्यों हुआ. जहां हम पर्याप्त लाइट होने की उम्मीद कर रहे थे वहां पर ये डार्क और ब्राइट बैंड क्यों मिला. बच्चों, यहां पर ये जिक्र करना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इस डिफ्रैक्शन को पहली बार साइंटिस्ट गिरिमाल्डी ने ऑब्जर्व किया. कब किया? इन द ईयर 1665 में इन्होंने पहली बार इस फिनोमेना को ऑब्जर्व कर लिया. मगर मजेदार बात यह है कि इसे समझ पाना या समझा पाना पॉसिबल नहीं था कि ये क्यों हो रहा है, क्यों हमें ये इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं, क्यों ये फॉर्मेशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस बन रहे हैं, ब्राइट बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं. फिर जब आपको पता है, आपने इंटरफेरेंस पढ़ा है, थॉमस यंग ने अपने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया 1801 में. जरा देखिए, 1665 में ये ऑब्जर्व कर लिया, एक्सप्लेन नहीं कर पाए. यंग ने जब 1801 में इंटरफेरेंस वाला डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया, तब ये बात उन्होंने सिद्ध कर दी कि हाँ, लाइट जो है वो एक तरंग है. पिछली क्लास में तो मैंने आपको कह दिया था कि लाइट तरंग है, मगर ये बात मानना मतलब न्यूटन के कणिका सिद्धांत कॉर्पस्कल्स थ्योरी को डिस्कार्ड करना इतना इजी नहीं था. और यहां बात डिस्कार्ड करने की भी नहीं थी, एक नए हाइपोथेसिस को सामने रखने की थी कि लाइट जो है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है. जब लाइट तरंग की भांति व्यवहार करता है, ये यंग ने सिद्ध कर दिया 1801 में, अपने एक्सपेरिमेंट से दिखा दिया, जिसे हाइगन इन दोनों के बीच में ही 1678 के अराउंड हाइगन ने वेव थ्योरी कंसेप्ट दी थी. उन्होंने कहा था कि वेव जब माध्यम में या प्रोपोगेट करती है मीडियम में, तो कैसे प्रोपोगेट करती है. तो उन्होंने वेव फ्रंट्स की परिकल्पना की थी. इस थ्योरी के आधार पर, हाइगन की थ्योरी के आधार पर यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से एक्सप्लेन किया गया, समझाया गया कि हाँ, लाइट जो है वो तरंग है. ये आप सभी जानते हैं यदि आपने इंटरफेरेंस पढ़ा है. तो बच्चों, 1665 से जो ऑब्जर्व की जाने वाली घटना है वो इसके बाद ही एक्सप्लेन की जा सकी, लेकिन इसी थ्योरी के आधार पर. तो ऑब्जर्व पहली बार डिफ्रैक्शन को किया साइंटिस्ट गिरिमाल्डी ने, जिसे हाइगन की थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सका. किसके द्वारा? फ्रेस्नेल के द्वारा. सबसे पहले साइंटिस्ट फ्रेस्नेल ने एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन्ड इट. इस फिनोमेना को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये हो कैसे रहा है. तो आज जो ये विचित्र घटनाएं, इतना समय जिसने लगाया, 200 साल लगभग, 150 साल लगभग, हम इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं. ये है इंटरेस्टिंग फैक्टर इसका. तो चलिए, क्या कहा था हमने पिछली क्लास में? कहा था कि अगर ये कोई अपर्चर है, पिछली क्लास में जो फिगर था हम वहीं से शुरुआत करते हैं. ये अपर्चर और ये क्या है? स्क्रीन. इस स्क्रीन
और ये अपर्चर, या इसे आप स्लिट भी कह सकते हैं, एक वेरी स्मॉल स्लिट। इसमें से जब हम लाइट को अलाउ करते हैं जाने के लिए, किसी भी सोर्स से हो सकता है, तो हमने यहां क्या ऑब्जर्व किया, हम जैसे ऐसा समझ रहे हैं कि यहां पर मुझे यूनिफॉर्म इंटेंसिटी मिलनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं मिला, बल्कि मुझे क्या मिलता है, यहां पर एक मैक्सिमा सेंट्रल में, एक मैक्सिमा, और बहुत पास पास में ऐसे डिक्रीजिंग इंटेंसिटी के मैक्सिमा मिनिमा, अल्टरनेट मैक्सिमा मिनिमा, ये मिल रहे हैं। उसके बाद तो ये पूरा डार्क है, ये डार्क है, ज्योमेट्रिकल शैडो रीजन है, ये भी ज्योमेट्रिकल शैडो है। समझना मुझे ये है, ये क्यों बना आखिर, क्योंकि अगर फ्रिंजेस बनी तो क्या यहां इंटरफेरेंस हो रहा है यंग डबल स्लिट की तरह? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि यहां तो दो सोर्स है नहीं। लेकिन हमने पहले भी पढ़ा है, इंटरफेरेंस में हमने जाना था कि अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है, मतलब अगर कहीं लाइट कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम, इस फॉर्म में दिख रहा है, इसका मतलब है कि देयर इज अ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ये वेव सुपरपोज करेंगी तभी इंटेंसिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। अब ताजुब की बात यह थी कि यहां तो एक ही स्लिट है, एक ही वेव फ्रंट आ रही है, तो फिर हो कैसे रहा है? मतलब हमने समझने में शायद गलत करी। मतलब यहां सुपरपोजिशन तो हो रहा है, सुपरपोजिशन तो हो रहा है, तो किसका सुपरपोजिशन हो रहा होगा? तो हाइगन की वेव थ्योरी को जब हमने यहां लगाया तो हमें समझ में आता है कि यहां आने वाले जो तरंगाग्र हैं, वेव फ्रंट्स, क्या आ रहे हैं यहां पर? वेव फ्रंट्स। ये वेव फ्रंट, चलिए मैं इसे इस ऑब्स्टिकल को बनाती हूं येलो कलर में। ये हमारा ऑब्स्टिकल था, एज। तो ये कहते हैं कि यहां से ये दो टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। एक वह जो सीधे बिना किसी डिफ्रेक्शन के, विवर्तन के, बेंडिंग के अपनी दिशा पर आगे बढ़ते जाते हैं। इस तरह से ये आगे बढ़ते चले जाते हैं और ये इस तरह से यहां सुपरपोज करते हैं, ठीक। और लेकिन वो वेवलेट्स जो ठीक इसके एज में है, वो कहां चले गए? इनकी दिशा थोड़ी सी परिवर्तित हो गई। इसकी दिशा क्या हो गई? थोड़ी परिवर्तित हो गई। तो आप ये देखिए कि अब ये इसकी ये छोटे से जो वेवलेट थी उसकी दिशा किधर परिवर्तित हो गई? किसी किसी एंगल में, और ये जरा सा डेविएट होकर के इसका कर्वेचर चेंज हो गया। तो जब ये यहां सुपरपोज करती है तो ये इस कर्वेचर में करती, मतलब इसकी दिशा क्या हो गई? ऐसी हो गई। जबकि अनडेविएटेड वेव फ्रंट की दिशा क्या है? ये है। डेविएटेड वेव फ्रंट की दिशा क्या हुई? ये। लेकिन ये सिर्फ यहां तो नहीं होगा, ये यहां पर भी होना चाहिए कि इस एज में भी जो वेवलेट छोटा सा था वो बड़ा हुआ, बड़ा होते 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 इसने अपनी दिशा बदल ली। दिशा बदलने के कारण इसका वेव फ्रंट का कर्वेचर किसी और भी एंगल में हो गया, और जब ये यहां सुपरपोज करता है तो आप देखिए कि ये किस जगह पर सुपरपोज कर रहा है? इस व्हाइट वाले वेव फ्रंट को ये ब्लू वाले वेव फ्रंट किनारे की तरफ सुपरपोज करते हैं। अब हो गया हमारे पास, क्या हो गया? क्या हो गया? एक वेव फ्रंट जो अनडेविएटेड है, सीधे चल रही है, और दूसरे वेव फ्रंट्स हैं जो डेविएट होके चल रही हैं। तो सुपरपोजिशन हुआ, किसका हुआ? अनडेविएटेड वेव फ्रंट और डेविएटेड वेव फ्रंट्स का। अब जब ये आपस में सुपरपोज करते हैं तब हमें मिलते हैं फ्रिंजेस। इसको और समझते हैं, देखिए समझते हैं कि हुआ क्या। चलिए इसे जरा रोजमर्रा की जिंदगी में समझने की कोशिश करें। मान लीजिए एक छोटा सा दरवाजा है। चलिए क्लासरूम में, एक कोई क्लासरूम में एक दरवाजा है। क्या आप कल्पना कर पा रहे हैं? क्लासरूम खचाखच भरी है पूरे 60 बच्चों से। अब आपकी क्लास खत्म हो जाती है, आपको कहा जाता है कि 2 की लाइन बना करके, मतलब 2 बच्चे उसके पीछे 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 सारे बच्चे ऐसे दरवाजे से निकलिए।
ठीक है, दरवाजा है आपका यूजुअल दरवाजा की चौड़ाई, इसमें दो बच्चों ने लाइन बनाई और पीछे एक के पीछे एक निकल रहे हैं। क्या सब निकल जाएंगे बिना किसी परेशानी के? बिल्कुल, एक के पीछे एक सारे निकलते चले जाएंगे। अब जरा मैं कहूं कि नहीं, आप 6 की लाइन बनाइए। 6 की भी क्यों, चलो 4 की लाइन बना लेते हैं, मतलब 4 बच्चे अब एक साथ निकलिए दरवाजे से। दरवाजा वही है, अब हमारे पास 4 बच्चे हैं। अब ये 4 बच्चे जब एक साथ इस कम विड्थ के दरवाजे से निकलने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? निकलना तो है, तो ये क्या करेंगे, थोड़े सिमट जाएंगे, ये थोड़े से ऐसे सिमट जाएंगे, हम पास पास आ जाएंगे एक दूसरे के। सही है? अब पास पास आने के बाद, अब देखिए पास आने के बाद क्या हुआ कि अब मैं बाहर आने के बाद, क्योंकि ये तो ह्यूमन फॉर्मेशन है तो हम जल्दी से अपने बराबर वाले के पास चले जाएंगे, लेकिन ये क्या है, ये तो तरंगे हैं, एक बार मुड़ गई तो मुड़ गई, एक बार मुड़ गई तो मुड़ गई, तो अब ये इसी दिशा में जाने लगेंगी। कौन सी? जो किनारे के दो हैं, किनारे वाले हैं, लेकिन जो बीच के हैं वो कैसे रहेंगे, वो सीधे चल रहे हैं। किनारे वाले क्या कर रहे हैं, डेविएट हो जा रहे हैं। तो क्या मिला हमें, डेविएटेड वेव फ्रंट, नीले रंग के डेविएटेड वेव फ्रंट, और ये क्या है, अनडेविएटेड। और आगे चलकर, क्योंकि वेव की ये प्रॉपर्टी है कि आगे जाकर ये फैलते चले जाते हैं और काफी जगह तक प्रसरित हो जाते हैं, तो जब ये डिफ्यूज होकर के आपस में सुपरपोज करते हैं, तो जो सुपरपोजिशन वाला रीजन है सिर्फ यहीं पर मुझे मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, और इसी को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड। क्या बात समझ में आई? ये इतना ही सरल है, मतलब यहां सुपरपोजिशन है मगर 2 स्लिट्स नहीं है। इनफैक्ट आपका स्लिट उस तरंग को, उस वेव फ्रंट को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता है, एक जो अनडेविएटेड वेव फ्रंट और किनारों पर जहां ऑब्स्टिकल्स है वहां पर आपको डेविएटेड वेव फ्रंट। इजी। अब जाहिर सी बात है, यदि दरवाजा काफी बड़ा होता तो हमें स्क्वीज होने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यदि अपर्चर का साइज बड़ा होता तो ये घटना ही नहीं होती, या ये घटना का असर, प्रभाव कम हो जाता। लेकिन अगर अपर्चर का साइज छोटा हो तो यह घटना बहुत प्रोमिनेंट हो रही है, और यही चीज हमने पिछले क्लास में देखी। Only when the aperture size or the obstacle size is very small, only when the aperture size or the obstacle size is very very small, तब जाकर के आपको स्लिट में, आपको स्क्रीन पर ये इस तरह का नजारा देखने को मिलता है। नहीं हो रहा है ऐसा नहीं, होता है, मगर दिखेगा कब, जब A is of the order of lambda। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि ये पूरी घटना तरंग के साथ हो रही है, हमारे साथ नहीं हो रही है। हमारे साथ होती तो हम कहते मेरे साइज के हिसाब से, तो किसके साइज के हिसाब से, साइज ऑफ वेवलेंथ ऑफ द लाइट वेव्स। क्लियर? तो पूरा डेफिनेशन क्या हुआ, इसलिए लाइट के पूरे डेफिनेशन में हम लिखते हैं व्हाट बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट through a small aperture or obstacle resulting in presence of light in geometrical shadow region and formation of bright and dark bands outside the geometrical shadow. Perfect. So this effect can be observed only if the aperture or the obstacle size is of the order of wavelength of light. That's पक्का, final. ठीक है? अब देखिए,
अब ये तो हो गया बेसिक फिनोमेना। आप कहेंगे कि आपने तो पूरी कहानी बता दी, लेकिन शायद आप ये जानना चाहेंगे कि कहां पर ये डार्क होगा, कहां पर ये ब्राइट होगा, कितने ब्राइट होंगे, कितने डार्क होंगे, कितनी फ्रिंजेस बनेंगी यहाँ पर, कितने दूर तक बनेंगी, क्या होना चाहिए ए का मान लैम्डा के रिस्पेक्ट में कि मुझे ये दिखाई दे। सही है, आपके प्रश्न बिल्कुल सही है। मतलब हम इस पूरी कहानी को एक गणितीय रूप देना चाहते हैं ताकि आपके पास वो वैल्यूज हो जिससे आप कैलकुलेट कर सकें कि मुझे अभी डिफ्रैक्शन मिलेगा तो कैसा मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो क्यों नहीं मिल रहा। राइट? इसको समझने के लिए पहली बार किसने ये किया? फ्रेस्नेल ने किया। तो इस पूरे फिनोमेना को हम समझने के लिए, फिनोमेना वही है, मैथमेटिकली समझने के लिए दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक है फ्रेस्नेल क्लास और दूसरा है, तो मैं यहां जगह बनाती हूं, क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम कहते हैं एक है फ्रेस्नेल क्लास, लिखते हैं फ्रेस्नेल्स, कहते हैं फ्रेनेल, हम फ्रेनेल कहेंगे, फ्रेनेल क्लास। और दूसरा है फ्राउनहोफर क्लास। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूं, फिनोमेना वही है, प्रक्रिया वही है, सिर्फ इसको समझने के तरीके के हिसाब से दो क्लासेस में विभाजित किया जा सकता है, फ्रेनेल क्लास और फ्राउनहोफर क्लास। तो चलो, कब कहेंगे हम फ्रेनेल क्लास और कब कहेंगे हम फ्राउनहोफर क्लास? तो इसमें पहली पॉइंट, जब आपका ऑब्जेक्ट या कि सोर्स एंड स्क्रीन आर एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्स्टिकल। मतलब वह घटना जिसमें इस अपर्चर या ऑब्स्टिकल के पास ही सोर्स है और स्क्रीन भी उसके पास ही रखा है। उस तरह की जो स्थिति होगी उसके मैथमेटिकल डेरिवेशंस, उसके डिस्क्रिप्शंस किसने दिया? फ्रेनेल ने। तो उस क्लास ऑफ डिफ्रैक्शन को हम कहते हैं फ्रेनेल क्लास। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो हमने ये घटना देखी कि यदि आपके पास कोई ऑब्स्टिकल है और सोर्स भी उसके पास ही रखा है, तो सोर्स से आने वाली लाइट कैसी होगी? ऐसी होगी। मतलब सारे जो रेज है वो अलग अलग दिशा में या अलग अलग एंगल में इंसिडेंट होंगे, राइट? इसी प्रकार स्क्रीन पर आने पर अगर मैं किसी बिंदु पर इसकी इंटेंसिटी निकालना चाहूं तो यहां से जो डेविएट होने वाले रेज हैं वो भी मुझे इस तरह से मिलेंगे, क्योंकि इसके पास ही रखे गए हैं, सही है? शायद ये मैं बताऊं तो आपको ये बेहतर समझ में आए। तो देखो, फिर मैं फ्राउनहोफर क्लास किसको कह रही हूं? ये वो है जिसमें सोर्स एंड स्क्रीन both are at infinite distance from obstacle। इसमें ऑब्स्टिकल से सोर्स और स्क्रीन दोनों ही अनंत दूरी पर है। ज्यादा परेशानी हो गई? अनंत दूरी पर। अब अनंत दूरी से यहां क्या तात्पर्य है? अनंत दूरी का मतलब
कि ये जो सोर्स, ये ऑब्स्टिकल यदि आप लेते हैं तो अनंत कब कहते हैं हम लाइट को? जब रेज जो है वो पैरेलल इंसिडेंट होती है। कैसी होती है? पैरेलल। जब रेज एक दूसरे के समानांतर होती है तो हम कहते हैं कि रेज जो इन्फिनाइट से आ रही है, इन्फिनिटी से आती नहीं है, वो हमारे पास ही रहती है। लेकिन यदि किसी तरह से हम इसे पैरेलल कर लें तो हम कहते हैं कि ये इन्फिनिटी से आ रही है। उसी प्रकार कि मैं कोई ऐसी व्यवस्था करूं कि इधर जाने वाली रेज जो है उनको मैं कैसे भी करके पैरेलल कर लूं, कि जब मेरे पास आए तो मैं उसको पैरेलल करके यहां इंसिडेंट कराऊं, तो मैं इसको कहूंगी फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन। क्या बात समझ में आई? मतलब ये है कि इस घटना में एक एक जो रे है वो अलग अलग एंगल पर इंसिडेंट होती है स्लिट पर, जबकि यहां इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया गया कि सारे रेज मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो सभी के लिए कॉमन है। 0 भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 10 डिग्री भी हो सकता है, लेकिन सभी रेज के लिए कॉमन है। 10 डिग्री 20 डिग्री कैसे हो सकता है? मैं जरा यहां पर बनाऊं, ये स्लिट है, आपकी रेज इस तरह से इंक्लाइन प्लेन पर भी इंसिडेंट हो सकती है, लेकिन सबके एंगल एक जैसे होंगे, बस यही शर्त है। तो अगर सारे रेज एक दूसरे से पैरेलल आ रही हैं, मतलब प्लेन वेव फ्रंट आ रही हैं। कैसी वेव फ्रंट आ रही है? प्लेन वेव फ्रंट। मतलब फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन क्या है? जिसमें की वेव फ्रंट्स प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट होती हैं। ये भी कह सकते हैं, सिर्फ इसी का ही ये नतीजा है। इसमें कैसी है? ये हो सकती है स्फेरिकल, ये स्फेरिकल हो सकती है क्योंकि सोर्स यही रखा है, या सिलेंड्रिकल हो सकता है यदि आपका सोर्स का शेप वैसा है। प्लेन तो नहीं होंगी, तो यहां पर क्या? ये प्लेन नहीं होगी। यहां पर कैसे होंगे? ये प्लेन वेव फ्रंट्स होंगे। अब ये होते तो है नहीं, तो हमने बनाया। तो कैसे बनाया? क्या बनाया हमने कि अगर मैं किसी सोर्स को, ये सोर्स से आने वाली रेज है, जरा यहां देखिए, ये सोर्स से आने वाली रेज को मैं किसी लेंस के सामने अगर हमने रखा हुआ है, क्या होगा? द रेज विल बिकम पैरेलल। ये कन्वेक्स लेंस है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। यदि आप इसकी फोकस पे रख देते हैं तो सारे के सारे रेज पैरेलल हो गए, मिल गए मुझे पैरेलल रेज। कर लिया मैंने फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। ये हम करते हैं अपना काम आसान करने के लिए, ताकि एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं कॉमन रख सकूं। मेरे जितने वेरिएशंस हो रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा कम कर सकूं। तो इस वाले और इसमें क्या है? ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। द कैलकुलेशंस आर कॉम्प्लेक्स हियर, इसलिए इसमें हम जोन प्लेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? जोन प्लेट मेथड्स। कैलकुलेशन के लिए जोन प्लेट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जबकि इसमें चूंकि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कॉमन कर लिया तो ये बहुत इजी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से सॉल्व किया जा सकता है। मैथमेटिकल ये है आपका फ्राउनहोफर क्लास। हो गया सरल? ये प्रक्रिया थी, घटना थी, जिसे इन दो साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से समझने या समझाने की कोशिश की। इसलिए हम इसे कहते हैं फ्रेनेल क्लास और इसको कहते हैं फ्राउनहोफर क्लास। एक बार समराइज करा देती हूँ। इसमें सोर्स और स्क्रीन ऑब्स्टिकल से फाइनाइट दूरी पर है, नापी जा सकने वाली दूरी पर है, पास में ही है। इसमें हमारे वेव फ्रंट्स, इसमें हमारा जो सोर्स है और स्क्रीन दोनों ही इनफाइनाइट दूरी पर है। अर्थात यहां पर इंसिडेंट होने वाले वेव फ्रंट स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, जबकि इसमें हमेशा प्लेन वेव फ्रंट होंगे। प्लेन वेव फ्रंट बनाए जाते हैं लेंसेज का इस्तेमाल करके। मतलब फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन में आपको लेंसेज की आवश्यकता पड़ेगी, एक स्क्रीन की तरफ और एक सोर्स की तरफ। यहां हमें लेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। मैथमेटिकल डेरिवेशंस में हम जोन प्लेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे और यहां हम करेंगे सिर्फ मैथमेटिक्स। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में हम फ्राउनहोफर क्लास ट्रीटमेंट, फ्राउनहोफर क्लास डिफ्रैक्शन, या कहिए कि इस डिफ्रैक्शन से जो हमें इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन मिला उसको फ्राउनहोफर के तरीके से मैथमेटिकली डिराइव करेंगे और ये स्टैब्लिश करेंगे कि कहां पर इंटेंसिटी
ज्यादा होगी, कहाँ कम होगी, क्या सारे ब्राइट बैंड्स एक ही इंटेंसिटी के होंगे इंटरफेरेंस की तरह, क्या ये ऐसा तो नहीं कि ये इंटरफेरेंस ही था और हम इसे कुछ और समझ रहे हैं। तो ये देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।